बॉडी के अंदर। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो इसके दो मेन पॉइंट हैं वो ये हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एल्वियोलस और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमेशा सेम रहता है। कुछ सब टॉपिक्स हैं ये: ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन रेस्पिरेटरी सर्फेसिस, रेगुलेशन ऑफ लंग्स रेस्पिरेशन, गैस ट्रांसफर इन वाटर, हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया। पहला सब टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन रेस्पिरेटरी सर्फेसिस। जब हम अपने ब्लड को स्टडी करते हैं तो हमें ब्लड के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स नज़र आती हैं। जो मेन प्रोटीन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र से रिलेट करती हैं वो हीमोग्लोबिन है। द प्रोटीन इनसाइड our RBCs is hemoglobin that carries oxygen to cells and carbon dioxide to the lungs. Hemoglobin is made of 4 symmetrical subunits and 4 heme groups. Iron associate with the heme and bind with oxygen. The red color of our blood is due to the presence of iron in hemoglobin. इस पिक में जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है उसके अंदर आपको दिखाया गया है कि किस तरह इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का अमल हो रहा है। एयर मूव करके एल्विलाई में आ रही है और उसके बाद हार्ट है, उसके बाद टिश्यूज़ हैं। इसकी डिटेल जो है वो इस डायग्राम में आपको मैं बताती हूँ कि जब ऑक्सीजन मूव करके लंग्स में आती है तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है एल्विलाई। एल्व्यूलस के अंदर जाकर गैस का एक्सचेंज होता है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड उनका एक्सचेंज होता है। उसके बाद सिस्टेमिक आर्टरीज के ज़रिए जो एयर होती है वो मूव करती है हमारे सिस्टेमिक कैपिलरीज में। वहाँ पर सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं और टिश्यूज़ जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की होती हैं ड्यू टू डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो दोबारा सिस्टेमिक वेन के ज़रिए हमारे लंग्स में वापस आती हैं, यानी एल्वियोलर स्ट्रक्चर में वापस आती हैं और दोबारा एलिमिनेट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट सब टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ लंग्स रेस्पिरेशन। हमें पता है हमारा बॉडी का जो कंट्रोलर सेंटर है वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये डिफरेंट न्यूरल मैकेनिज्म के ज़रिए हमारे जो है वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। ये डिफरेंट वॉलंटरी रेस्पिरेशन को इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। Voluntary respiration for higher brain functions that involve air supply and involuntary respiration for lower brain functions controlled by our lower brain. इस स्लाइड में हमारी बॉडी की एनाटॉमी जो है वो आपको नज़र आ रही है कि किस तरह एयर मूव करके हमारे नेज़ल कैविटी से होते हुए फेरंग्स, उसके बाद जो है वो ट्रेकिया से जो है वो आगे हमारे लंग्स में जा रही हैं। लंग्स से जो है वो पूरी बॉडी में जब एयर सप्लाई हो गई जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी तो डिफरेंट टिश्यूज़ ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके अंदर ब्लड के अंदर शामिल की। वो ब्लड जब दोबारा जो है वो हार्ट के पास गया, हार्ट से दोबारा लंग्स के पास आया। लंग्स ने जो है वो उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एलिमिनेट कर दिया थ्रू आवर नोस्ट्रल्स ओवर ओरल कैविटी। उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो है वो एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन के दौरान जो है वो उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया। ये हमारी एनाटॉमी हो गई बॉडी की, जिसके अंदर आपको ये ओरल कैविटी से होती हुई जा रही है कि हमारे पास लंग्स के अंदर ये आपको जो सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये एल्विलाई हैं। उसके बाद दोबारा जो है वो एल्वियोलस के अंदर एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज के बाद जो है वो दोबारा ऑक्सीजन मूव करके जो है वो आ जाएगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मूव कर जाएगी। नेक्स्ट गैस ट्रांसफ़र इन वाटर एंड इट्स रेगुलेशन है। जब हम गैस ट्रांसफ़र इन वाटर पढ़ते हैं तो हम फ़िशेस के मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं। फ़िश के अंदर जो है वो ये मैकेनिज़्म होता है कि फ़िश जब वाटर के अंदर मूव करती हैं तो वो अपने माउथ को ओपन रखती हैं जिससे वो ऑक्सीजन रिच वाटर को पुल कर लेती हैं, अपनी बॉडी के अंदर पुल कर कर लेकर जाती हैं उसको और उसको बाद में पंप करती हैं ओवर देयर गिल्स के ऊपर उसको पंप करती हैं। इस तरह उनके अंदर गैस ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा जो मैकेनिज़्म पाया जाता है फ़िशेस के अंदर वो है काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म, जिसके अंदर कैपिलरीज के अंदर ब्लड का और वाटर का ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करवाया जाता है और इस तरह से भी जो है वो गैस का एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाद में जो ऑक्सीजन पुअर जो है वो वाटर होगा उसको डिफरेंट बॉडी की ओपनिंग्स के ज़रिए एक्सटर्नल एक्वेटिक इन्वायरमेंट यानी वाटर है मीडियम उनका तो उसके अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आपको इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन फ़िश में दिखाया जा रहा है कि फ़िश के अंदर इन्हेलेशन के दौरान पहले डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम पढ़ लेते हैं कि बक्कल कैविटी प्रेजेंट है, ओरल वेल्स हैं, फेरंग्स हैं, गिल्स हैं, ओपर्क्यूलम है और एसोफेगस हैं।
जब वाटर मूव करके आएगा बॉडी के अंदर, फिश की बॉडी के अंदर, तो उस वक्त क्या होगा, बकल कैविटी से फेरेंक्स, उसके बाद जब गिल्स में जाएगा तो उस वक्त गिल्स की जो ओपनिंग है वो क्लोज होगी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने पंप करना है, वाटर को पंप करेंगे वो गिल्स के ऊपर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, फिश की बॉडी के अंदर जो है वो उसको एब्जॉर्ब करवा लेंगे। जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा, अब इसके अंदर हमें पता है कि इसके अंदर वाटर के अंदर एयर तो होती नहीं, तो वहाँ पे एयर जो है वो बजाय एयर के जो है वो वाटर के ज़रिए वो अपना गैस एक्सचेंज करते हैं, उनका अंदर और बाहर यानी उनकी बॉडी के अंदर जो मीडियम है वो भी वाटर यानी कि वाटर के ज़रिए एक्सचेंज कर रही है, बाहर जो मीडियम है जिसमें उन्होंने एक्सपायर करना है अपनी जो है वो गैसेस को एक्सपायर करना है, वो भी बाहर का मीडियम भी जो है वो भी वाटर है। तो जब उन्होंने एक्सहेलेशन करना होता है तो फिशेस अपनी बॉडी के जो गिल्स होती हैं उनकी ओपनिंग को ओपन कर लेती हैं एक्सहेलेशन के दौरान, और इस दौरान जो है वो जो फालतू गैसेस होती हैं वो बॉडी से बाहर मूव कर जाती हैं। उसके बाद इस डायग्राम में आपको मेन जो है वो फिश के बॉडी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर एफरंट ब्रेंकियल आर्टरीज हैं, इफरंट ब्रेंकियल आर्टरीज हैं, डोर्सल एओर्टा है, वेंट्रल एओर्टा है, हार्ट प्रेजेंट है। अब ये देखें, ये फ़िश जो है वो जब मूव कर रही है पानी के अंदर तो वो अपने माउथ को ओपन रख रही है, ये पॉइंट देखें। जब माउथ को ओपन रखती है तो उस दौरान फ़िश के ब्रिंकल चैम्बर एक्सपैंड किए होते हैं, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मूव करके बॉडी के अंदर आता है, गिल आर्चेस में जाता है, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, लेकिन उस दौरान ओपर्क्यूलर वेल्व जो है वो क्लोज होता है। जब फ़िश जो है वो गैस एक्सचेंज कर लेती हैं तो अपने मुंह को यानी अपने माउथ को क्लोज कर लेती हैं, बकल चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और इस दौरान गिल चैम्बर्स की ओपनिंग यानी ओपर्क्यूलर वेल्व होता है ये ओपन हो जाता है। रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशंस पढ़ना है, जिसके अंदर हम मेन पॉइंट जो पढ़ते हैं वो हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया हमने पहले भी पढ़ा है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारे टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाइपोक्सिया की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो साइंटिस्ट ने इसको 4 मेन टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है। जनरलाइज्ड हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया दैट अफेक्टिंग द होल बॉडी, एंड लोकल हाइपोक्सिया, एंड द लास्ट वन इज़ द हाइपोक्सिया अफेक्टिंग अ रीजन ऑफ द बॉडी। अगर हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी काफ़ी देर तक हमारी बॉडी के अंदर रहे, अगर बहुत ज़्यादा शदीद हो जाइए तो ये हमारे तमाम सेल्स की डेथ कोज करने का बायस बनती हैं। हमारे ज़्यादातर टिश्यूज़ जो है वो हाइपोक्सिया को रिस्पॉन्स करते हैं बाय वेजोडाइलेशन, मीन्स कि अपनी वेसल्स को डायलेट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मूव करके बॉडी में आ सके। इन कंट्रास्ट हमारे लंग्स जो हैं वो हाइपोक्सिया को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन के ज़रिए जो है वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या है, यानी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और इस मैकेनिज्म को हाइपोक्सिक पल्मोनरी वैसो कंस्ट्रिक्शन या HPV भी कहते हैं। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस आ जाता है। पैथोजेनेसिस क्या है, मैनर ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ डिजीज़, कि किस तरह एक डिजीज़ हमारे बॉडी में डिवेलप करती हैं उसे हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। पैथोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, पैथोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्फेक्शन से किस तरह एक डिजीज़ बनेगी उसको स्टडी करेंगे। पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ वायरल डिजीज़ हम पढ़ते हैं कि जिसके अंदर सबसे पहले वायरस जो है वो इम्प्लांट करता है बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है, फिर उसकी मशीनरी को यूज़ करके अपनी लोकल रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन के बाद जो उसका टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ तक स्प्रेड करता है, वहाँ पर जाकर डिज़ीज़ कोज करता है। जब वो डिज़ीज़ पूरी बॉडी के अंदर कोज कर लेता है तो फिर वो अपना मुनासिब इन्वायरमेंट में हैबिटेट देख के जो है वो होस्ट से जो है वो शेड ऑफ करके मीन्स थ्रो फीसिस के ज़रिए जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोबारा मूव कर जाता है। उसके बाद हाइपर कैपनिया आ जाता है। हाइपर कैपनिया क्या है, हाइपर कैपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसके अंदर डिफरेंट कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं पीएच का लेवल इन ओवर ब्लड और सिग्नल को सेंड करते हैं टू रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन टू एडजस्ट द वेंटिलेशन रेट टू चेंज एसिडिटी बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी डिफरेंट पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हमारे जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर डिटेक्ट किया जाता है पीएच लेवल और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को वेंटिलेशन के ज़रिए जो है वो एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड है कि हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफ़र होती है। हमारे जो है वो ये टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्लड सेल्स हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है वो मूव करके जाएगी। तो 3 तरह से हमारे जो है वो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती हैं। 85% जो है ये ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस, 10% ऑफ इट्स इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, 5% ट्रांसपोर्ट होती हैं डायरेक्टली डिजोल्वेंट इन द ब्लड स्ट्रीम
और इस तरह जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स के ज़रिए हमारे ब्लड के अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है हाइपरकैप्निया इन ब्रीथिंग डाइवर्स है कि हाइपरकैप्निया क्या है। जिस तरह हमने बताया था कि हमारे ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये हाइपरकैप्निया होगा। हाइपरकैप्निया जो होता है ये ब्रीदिंग डाइवर यानी कि डाइवर जिन्होंने अंडर वाटर मूव करना होता है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, तो उनके लिए हाइपरकैप्निया जानलेवा होता है, उनके लिए डेंजरस होता है, उनकी हेल्थ के लिए भी और उनकी लाइफ के लिए भी। जब वो बहुत ज़्यादा गहराई में डाइवर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जो ब्रीथिंग डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है और एम्बिएंट प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो ज़्यादती होना शुरू होती है, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड उनके ब्लड के अंदर इंक्रीज़ करेगी इसका मतलब कि उनके अंदर हाइपरकैप्निया हो गया है, जिसकी मेजर सिम्टम्स जो हैं वो क्या होती हैं कि पहले विजुअल यानी कि अगर हमें विजुअल अगर इसके सिम्टम देखें तो हमें डिम साइट यानी नज़र आना कम हो जाएगा, ऑडिटरी में जो है वो सुनना कम हो जाएगा। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखें तो उसके अंदर ड्राउजीनेस, माइल्ड नेक्रोसिस होगा, डिजीनेस होगा, कन्फ्यूजन, हेडेक यानी सर दर्द, अनकॉन्शियसनेस होगा, कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, स्किन स्वेटिंग होगा। हार्ट का अगर हम देखें तो उसका रेट इंक्रीज़ कर जाएगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा, रेस्पिरेटरी शॉर्टनेसेस होंगी यानी कि सांस की रफ्तार कम हो जाएगी, मसल्स ट्रेमर और मसल्स अकड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।